अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा के उपागम। जैसा कि हमें पता है, भाषा में मौखिक अभिरुचि व शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, यानी भाषा के उपागम में आपका ये टॉपिक बनता है सब टॉपिक की भाषा में मौखिक अभिरुचि व शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, मौखिक प्लस अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक एक मूल शब्द है जो मुख के साथ इक प्रत्यय लगाकर बना है, जैसे मुख प्लस इक, अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक का अर्थ मुख से संबंधित है और अभिव्यक्ति का अर्थ अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा के दो रूपों का सहारा लेता है। कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। इन दोनों रूपों में मनुष्य मौखिक भाषा के द्वारा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है और लिखित भाषा में उन्हें प्रामाणिक रूप देता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह ध्वनि संकेत समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। नेक्स्ट आता है आपका रायबर्न के अनुसार। रायबर्न जी क्या कहते हैं? भाषा शिक्षा का प्रारंभिक कार्य विश्रृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। ठीक है, यानी विश्रृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का मतलब जो विचार बिखरे हुए हैं, जब बच्चों को समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है, तो उन विचारों को श्रृंखलित करके यानी इकट्ठा करके कलेक्ट करके और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है। मतलब वो अधिक से अधिक बोलना सीखे और किस तरह से बोलना सीखे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोभावों को तथा अपने विचारों को अर्थपूर्ण शब्दों में इस प्रकार नियोजित एवं नियंत्रित करके प्रकट करता है कि सुनने वाला व्यक्ति उसके भाव को भली प्रकार समझ सके और उससे प्रभावित हो सके। अब आता है मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो वर्बली आपको जो चीज़ सिखाई जाती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य देखेंगे। मौखिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी में शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक एवं प्रवाह युक्त वाणी में बात करने की तथा भाषण देने की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने मनोभाव जैसे खुशी, क्रोध, विस्मय, विषाद आदि को एक बालक मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वाभाविक और सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो सके। मतलब उसे ये इस बात का भी ज्ञान रहे कि खुशी के समय हंसना है, क्रोध के समय क्रोध करना है, विस्मय और विषाद की स्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका सभी बच्चों के अंदर सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि विषयों पर आयोजित परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए रुचि उत्पन्न करना। बच्चे को इंस्पायर करना कि आपको जितने भी सामाजिक और साहित्यिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक, उन सब में आपको भाग लेना है। नेक्स्ट आता है जहाँ कहीं भी बच्चे को विचार व्यक्त करने का अवसर मिले तो वह अन्य वक्ताओं से असहमत होते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया को शिष्ट एवं सभ्य तरीके से व्यक्त कर सके। अर्थात आपको अपनी बात रखनी है तो आप तरीके से अपनी बात कहें, ना कि असभ्य तरीके से।
नेक्स्ट आता है आपका परिचय, धन्यवाद, संवेदना, स्वागत, कृतज्ञता आदि के लिए एक शिक्षार्थी उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक है ना, इस समय आपको कैसे शब्दों का प्रयोग करना है ये चीज़ भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत करने में सक्षम करना। मतलब जब शिक्षण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब आप मानक भाषा में कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत करें। नेक्स्ट आता है आपका भावानुकूल, आरोह अवरोह क्रम, बल और अनुदान का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम करना। नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सभी बालक उचित एवं अवसर के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग कर सकें और आत्मविश्वास के साथ अपने हाव भावों को व्यक्त करने में निपुण हो सकें। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि मौखिक अभिव्यक्ति के लाभ क्या हैं। नंबर 1, कक्षा का वातावरण खुशनुमा बनाया जा सकता है। ठीक है, जब आप चुप ही रहोगे तो फिर आप कैसे हंसोगे, कैसे अपने भावों को व्यक्त करोगे। तो आप बोलकर जो है यानी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा आप जो भी आपके क्लास का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको आप खुशनुमा बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका खेल खेल में तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चा जल्दी सीख जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका अध्ययन के कार्य में सुगमता और सहजता आ जाती है, क्योंकि जब बच्चा बोरिंग फील नहीं करेगा, उसका मन लगेगा पढ़ाई में, तो वो किसी भी अध्ययन के कार्य को सीखने में उसको आसानी होगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं में विभिन्न प्रकार का विकास भी होता है ना। उनकी क्रिएटिविटी कैपेसिटी क्या है, वो किस तरह से क्या क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके सोच विचार कैसे हैं, तो वो भी जो है उनमें भी विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने की संतुष्टि से बच्चे का व्यक्तित्व निखरता है। एक बच्चा होता है गुमसुम रहता है, चुप रहता है, तो उसके व्यक्तित्व में सुधार नहीं हो पाता। लेकिन जब मौखिक अभिव्यक्ति करके जब बच्चा संतुष्ट हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है। 6 पॉइंट है मानक भाषा में निपुणता प्राप्त हो जाती है। 7, बच्चे के भीतर सामूहिकता की भावना का विकास होता है। सामूहिकता की भावना यानी एक ग्रुप में आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपके अंदर वो वाली भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मौखिक अभिव्यक्ति या भाषा का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकें। मौखिक अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भाषाई कौशल में भाषण, लेखन, पठन, अभ्यास कार्य, गृह कार्य, प्रयोजन तथा मूल्यांकन विशेष रूप से अति आवश्यक है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो अब सबसे पहले देखेंगे भाषण का अर्थ। वाचन वह कौशल या क्रिया है जिसमें इसकी प्रकृति और रूप के अनुसार विचारों को स्वयं ग्रहण करने तथा दूसरों को ग्रहण कराने का प्रयास किया जाता है। यानी जब हम भाषण देते हैं तो हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनको ग्रहण कराते हैं हमारे अपने स्वयं के विचार। तो वो किसके माध्यम से होता है? वाचन के माध्यम से। वाचन का अर्थ भी यहाँ बोलने से ही है। इस बात को इस प्रकार कहा जा सकता है कि कवि या लेखक लिखित विचारों एवं निहित भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास इस प्रकार किया जा सकता है। इसमें देखो, आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि कवि या लेखक लिखित विचारों व निहित भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे वाचन कहते हैं। ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी इस प्रकार किया जा सकता है। कैसे? अनौपचारिक बातें। कक्षा में या कक्षा के बाहर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जब अनौपचारिक बातें होती हैं तो छोटे बच्चों की झिझक खुल जाती है। अर्थात कोई ऐसा विषय जो बच्चों के लिए रुचिकर हो उस पर बात करने से छोटे बच्चे डरते नहीं हैं। अतः उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। उनके शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ
उनके वाक्य विन्यास में भी सुधार होता है। ऐसी अनौपचारिक बातें भविष्य में बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित करती हैं। तो भाषण से संबंधित अपना पॉइंट चल रहा था ना, तो उसमें आप बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको एक टीचर को बच्चे से कन्वर्सेशन करनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका कहानी कथन। कहानी कथन के माध्यम से भी, यानी कहानी कहने के द्वारा भी हम बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं या उनकी इस अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। कोई भी शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है वह कक्षा में कहानी व घटनाओं का रुचिकर विवरण प्रस्तुत कर सकता है और बच्चों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनाएं। इस तरह से साहसी और प्रेरणादायक कहानियाँ मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का कार्य करती हैं। नेक्स्ट फिर आता है आपका भाषण। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर शीर्षक देकर भाषण करने के लिए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। भाषण की कला को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को अपने बच्चों को श्रोताओं के अनुसार विषय सामग्री, उचित हाव भाव, वाणी में आवश्यकता अनुसार उतार चढ़ाव, समय का उचित ध्यान रखने जैसी बातों से अवगत कराना चाहिए। आशु भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से भी विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अच्छा साधन है। इसके द्वारा छात्रों में तुरंत तर्क करने की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करते समय विद्यार्थी में तर्क शक्ति, हाजिर जवाबी, हास्य व्यंग्य युक्त तथा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जैसे गुणों का भी विकास होता है। यहाँ हमें विद्यार्थियों को यह सिखाना होता है कि विपरीत पक्ष वालों को किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करें और उनके तर्कों का उत्तर कैसे दें। नेक्स्ट आता है आपका बाल सभा। आज केवल विद्यालयों में ही नहीं अपितु महाविद्यालयों में भी शिक्षा के शैक्षणिक गतिविधियों में बाल सभा को शामिल किया जाने लगा है। इसका सबसे बड़ा लाभ और कारण यह है कि जिन बच्चों की झिझक विद्यालयों में रहते हुए नहीं खुल पाती, वो कम से कम महाविद्यालयों में इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभिनय। नाटकों के अभिनय में संवादों के बोलने से भी उच्चारण शुद्ध और कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। 7 पॉइंट है आपका प्रश्नोत्तर एवं कवि सम्मेलन। प्रश्नोत्तर विधि बालकों का मौखिक विकास करने की उत्तम विधि है। इसके साथ यदि कवि सम्मेलनों में बच्चों को छोटी छोटी कविताएं सुनाने व बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष के लिए लिखेंगे हम 2 लाइनें। अतः हम कह सकते हैं कि इन सब बातों के द्वारा, इन सब विधियों के द्वारा, इन सब चीज़ों को, इन सब कारणों को अपनाकर हम मौखिक भाषा का विकास आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।